नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी और शाह की हिम्मत नहीं है कि वो सदन में आए, हमारे सामने खड़े हों और जवाब दें। राहुल गांधी ने एकाएक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये ऐसा शब्द है, मोदी के सामने आप खाली बोल दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो बिल्कुल मुझे वो दृश्य याद आने लगता है जैसे एक फिल्म में राजपाल यादव के सामने पानी का जिक्र करते ही राजपाल यादव का रिएक्शन मुझे याद आता है। वो कौन सी फिल्म थी, फिल्म नहीं याद है, लेकिन वो कई बार सीन अलग अलग जगहों में देखता हूँ वायरल करते हुए। उसके सामने जैसे ही पानी, शायद अक्षय कुमार फिल्म में होता है तो पानी बोलता है तो राजपाल यादव की स्थिति में देखता हूँ चलते हुए। तो मोदी के सामने बस प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बोल दो, फिर आप राजपाल यादव वाली कंडीशन याद करोगे। तो खैर, राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया और आ गए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, और शुरुआत की उन्होंने यहीं से कि हिम्मत नहीं है। अब ये हिम्मत नहीं वाला मामला जो है ना, राहुल गांधी एक चीज पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूं, बहुत बहुत सटीक, बहुत सही जगह पर वार कर रहे हैं। हर व्यक्ति की कमजोरी होती है, किसी की कमजोरी उसका साहस कमजोरी बन जाती है, किसी की कमजोरी उसकी कायरता होती है, किसी का ज्ञान ही उसकी कमजोरी होती है, और किसी की मूर्खता कमजोरी होती है। अब आप तय कीजिए किसी क्या कमजोरी है, हमारी, अपनी, साहेब की, सबकी। तो कायरता भी कमजोरी होती है और साहस भी कमजोरी होती है। और यहाँ कायरता की तो बहुत सारी मिसालें हैं, वो सन 1942 ने 1925 से शुरू होती है। आप याद कीजिएगा, उन्होंने पिछली बार जब भाषण दिया था सदन में, जो भाषण होने नहीं दिया गया, उसमें कहा था इतना लंबा काफिला अमित शाह का, और गाड़ी में बैठा देखा क्या बैठते हुए आपने, हाथ कांप रहे थे। मैं सीक्वेंस जोड़ रहा हूं, हाथ कांप रहे थे किसके? अमित शाह के। नॉर्मली मोदी को लेकर के टिप्पणियां रही हैं और मोदी के हाथ कांपते हुए बहुत सारे विजुअल हैं। शाह पर पहली बार हुआ था, मोदी पर तो कई बार हो चुका है, और मोदी के विजुअल्स कई बार आ चुके हैं हाथ कांपते, और ये सब बहुत सारी बातें हैं। वो भाव तो टायर की भी कहानी कुछ बताते हैं, फटने का टायर फटा तो क्या हुआ था। ये जो प्रहार है ये बहुत कमजोर नस पर है, कि देखा जाए कि कायरता की लिमिट क्या है और साहस कभी आएगा कि नहीं आएगा। और देश भी देखे कि भाई एक आदमी है, रोज चैलेंज कर रहा है, और वो पप्पू है जो चैलेंज करता है, रोज जो चैलेंज करता है वो पप्पू है। उसको पप्पू बनाने में अरबों रुपए खर्च हुए। ये पप्पुआ रोज चैलेंज करता है और 56 इंच वाला हिम्मत ही नहीं कर पाता। यहीं से कभी न कभी मोतियाबिंद के मरीजों को यह आभास होने लगेगा कि अब सही डॉक्टर के पास जाना है। यह आभास होगा वो गलत जगह पर है। तो कहां पर है उसके लिए समझने के लिए जरा ले आओ हेमंत भाई को भी स्क्रीन पर। भूल ही गए मोतियाबिंद की कहानी में। स्वागत है हेमंत भाई, ले आओ तब जो है। अब इसमें आगे की कहानी ये है कि ये पीसी हुई क्यों। इसमें ठीक है वो साहस, हिम्मत, कहा कि आओ हिम्मत है बोलो, और नहीं तो डरपोक हो एज यूजुअल। दरअसल आज जब एक ऑफर लेकर के आए किरण रिजिजू, वो ऑफर था, कबूलनामा था, ऐलान था, आप तय नहीं कर पाओगे, क्योंकि भय और भ्रम, यही तो भाजपा ये चीज में तो एक्सपर्टीज है। क्या था अब तक समझना मुश्किल है। उस ऑफर के बाद वो ऑफर था ही फूट डालो राजनीति करो, फूट डालो सत्ता बचाओ के फॉर्मूले के तहत, कि अब इसमें भ्रम में आ जाएंगे, अलग अलग दल सोचेंगे हाँ यार चलो आ तो रहे हैं, ऐसा तो है वैसा तो, लेकिन फेल हो गए। दरअसल अखिलेश यादव, इसमें बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा, अखिलेश यादव पहले ही जैसे ऑफर आया अड़ गए, ना ना इनके झांसे में नहीं पड़ना है। अखिलेश ने झांसे में आकर के हरियाणा, महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली सबका हसर देखा है, और यूपी की अगली बारी है, तो कहना कोई झांसा नहीं आना। अखिलेश ने कहा नहीं, ये पहले जो राम जी की चोरी हुआ है वो चोरी के हिसाब किताब करो, और साथ में आओ, एक साथ हिसाब किताब करो। राहुल गांधी मतलब अखिलेश अड़े, खड़गे उनके साथ संसद में ही खड़े हो गए।
उन्होंने वही कह दिया कि कोई रास्ता नहीं है। राहुल वहां से निकले, कहे ये अलग अलग आईडी पर बाइट से काम नहीं बनेगा, हमें देश के सामने ऐलान करना होगा कि इंडिया अलायंस में जो भी 23 दल 24 दल हैं जोड़ने के लिए, इनमें फूट डालने में नाकाम हो गए हैं अमित शाह और मोदी, ताकि आज रात में फिर 12-1 बजे रील बनाने को उनको मौका मिल जाए, नहीं तो रात में चैन से सो जाएंगे कि अच्छा हमने काम कर दिया है। तो राहुल गांधी ने शाम में, जब मोदी जी मशरूम वशरूम खा के सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी ये काम कर दिया। अब फिर आज रात में देखिए, हो सकता है रील बना हुआ है। यही चर्चा है, चर्चक चौहद्दी मैंने बता दिया कि ये विषय ये है। अब आपको राहुल गांधी बयान में सुनवा देता हूं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, उसकी क्लिप सेंड होती है। लाइए, एक क्लिप लाइए। The other thing I'd like to point out is the character of the Prime Minister and the Home Minister. For 15 days, neither of them has had the courage, and I'm saying courage and stressing courage, neither of them has had the courage to come to the House. Neither of them has had the guts to own up to what they have done. So that is for our students to see and understand that neither the Home Minister of this country nor the Prime Minister of this country think that what was done to you in Delhi, the brutality that was carried out in Delhi, is worth commenting on. This is what the real issue is. अगली क्लिप रियल इशू और भी क्लियर होना है। अगली क्लिप लाइक। Question was never that Mr. Amit Shah is going to come and give a speech on some general topics in the parliament. The question was always that Mr. Amit Shah has to make it clear who authorized the shooting of our youngsters in Delhi. His home minister, pellet guns were fired, students were beaten with lathis with nails on them. The question was, Mr. Amit Shah should come clean. Did he order it or did he not order it? If he ordered it, he is guilty of getting our children shot. And if he didn't know about it happening, he's incompetent. Either way, he should go. This was the discussion. Second, there were two other conditions. First condition, I explained to you that we want to understand clearly who's responsible, who's culpable. Second, the Prime Minister apologizes for what has happened. And third was the issue of the Ram Temple theft, which Kharge ji has elaborated upon. People very close to the Prime Minister have stolen from the Ram Mandir. These are the three issues. So now Mr. Amit Shah suddenly saying that he's ready to speak. We're not interested in his fantasy conversations. We're interested in whether he authorized or didn't authorize the shooting of our children. First, he should make that abundantly clear. After that, the question of any discussion arises. That is the situation. And that is what the opposition is demanding. That is what we've been demanding for the last 15 days. And that is what we're continuing to demand. एक और वो भी फिर ही शुरू करें ना चर्चा, ताकि चैन से बतियाया जाए। Amit Shah does not have the courage, guts नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है, ना अमित शाह जी में गट्स है। ये आखिरी वाला सबसे महत्वपूर्ण था, यही इस चर्चा शुरू करेंगे। ये बताओ आप, एक तो चाणक्य है, एक 56 इंची है। 56 इंची वाले से ज्यादा बताया जाता है कि दूसरा वाला वो तो और भी हिम्मती है। इतने दो हिम्मती मैंने जो अपने छोटे अल्प बुद्धि में, अल्प ज्ञान में, अल्प अनुभव में जो देखा, अगर किसी भी आप वाकई पहलवान को 2 बार कह दो कि अरे कहाँ पहलवान हो, आओ तुमको पटक देते हैं उठा के, तो तीसरी बार वो पक्का है कि
आ जाएगा मैदान में कि बाबू तुम बहुत ऐसे थोड़ा चलेगा भाई, और पहलवान हूं मैं, हिंद केसरी हूं, और तुम बार बार उकसा रहे हो। ये पहलवान दोनों, इनको राहुल गांधी ने पिछले मतलब 8-10 महीने में इतने बार उकसाया, लेकिन ये तो फिर कोल्ड ब्लडेड टाइप का मामला लगने लगता है, कोई इनको कुछ फर्क ही नहीं है। इससे कई बार लगता है कि ये कुर्सी को लेकर के बस, मतलब ये कुर्सी को लेकर के हमेशा सशंकित आशंकित चौकन्ने रहते हैं, और सारा षड्यंत्र उसी के लिए होता है। बाकी इनका न कोई ईगो है, न मान है, न स्वाभिमान है, न कोई प्लान है। बस सारा का सारा कुर्सी के जो है घमासान है, और कुछ नहीं है इनके पास। इतने में तो आना चाहिए था कि आओ आते हैं, बताएंगे कि हम ही चलवाए तो क्या कर लोगे, इतने बोल दो। क्यों है भाई, बताइए। जी भाई, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। हाँ कई बार जो है ना, आप जो ऐसे प्रयास करते हो कि जो 100 साल की ट्रेनिंग है उसको साइड में करके आपकी 2 लाइन मान के और मैदान में वो आ जाए, वो उनकी ट्रेनिंग में नहीं है। चुनौती स्वीकार करना उसमें नहीं है। ट्रेनिंग में क्या है वो सोचो। क्या कहा था भागवत जी ने कि सच महत्वपूर्ण नहीं है, ताकत महत्वपूर्ण है। हाँ, और ताकत कहां से मिलती है? ताकत सत्ता से मिलती है, ताकत कुर्सी से मिलती है। तो वो अपने जो गुरु का ज्ञान कैसे खारिज करके राहुल गांधी कहने से मैदान में आ जाए। स्पोर्ट्समैन राहुल गांधी, भाषण वो दे लेते हैं, हिंदी अंग्रेजी में वो बोल लेते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर वो प्रयोग नहीं करते, पर्ची की उनको जरूरत नहीं। ऐसे में मोदी जी कैसे मैदान में आए आपके हिसाब से? बिना हथियारों के आ जाए? मोदी जी का सारे की सारी अमित शाह की पूरी राजनीति, नंबर 1 राजनीति, पूरा उनकी चाणक्यगिरी, उनकी पूरी ताकत, उनका सारा डंका, वो उस सत्ता नाम के 2 शब्दों में नहीं थे। जब से प्रधानमंत्री मोदी का जो गुजरात में वहां पे जिस तरीके से शुरुआत हुई, तब से लेके आज तक उस व्यक्ति ने सत्ता नहीं छोड़ी, चाहे बतौर मुख्यमंत्री, चाहे बतौर प्रधानमंत्री, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा। राहुल गांधी जान पूछ करके जो ये आर्टिफिशियल इमेज क्राफ्ट की जाती है ना, क्राफ्टिंग बोलते हैं इसको, पूरे के पूरे पॉमेरियंस के जरूर कॉर्पोरेट के जरिए और सारा वो एक इमेज क्राफ्ट की गई, उसको धीरे धीरे करके एक एक इंच बाय इंच उसको धराशायी कर रहे हैं। और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, जिसको ये पप्पू कहा करते, वो आज किसको पप्पू साबित करने पर जुटा हुआ है। और पूरे देश में आज, छोड़ दीजिए सारी बात, आज इस देश के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट की सालगिरह थी। मोदी जी ने सुबह सुबह अपने एज यूजुअल ट्वीट कर दिया। आपने कमेंट देखे उस पर क्या क्या लिखा हुआ? सोच के अपने बाल उखाड़ लेंगे, आप नोच लेंगे बाल। देश का जेनजी, देश का हर आदमी जिस काम पे राहुल गांधी इतने साल से लगा हुआ था, 12 साल, आज उसका परिणाम आपको सोशल मीडिया पे दिखाई देगा। कि आप क्विट इंडिया मूवमेंट में आपका क्या है? आपकी हिंदू महासभा कहा थी, आपका आरएसएस कहा था, और उधेड़ के रख दिया भाई साहब हजारों कमेंट्स। वो इतिहास, वो जिस इतिहास को ये बदलने जा रहे हैं, बदलना चाहते हैं, उसकी बात कर लो, वर्तमान की बात कर लो, नीति की बात कर लो, विदेश नीति की बात कर लो, युवाओं की बात कर लो, छात्रों की कर लो, आम आदमी की कर लो, E20 की कर लो, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की कर लो, किसी बात की कर लो। अब मुझे एक छोटा सा जवाब दीजिए, आप बड़े आदमी। 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, 20 तारीख, आज 10 तारीख है, हाउस के आज के बाद 3 दिन बच गई। आज ये क्यों तैयार हुए बातचीत के लिए? विपक्ष तो केवल दो लाइन का सवाल पूछ रहा है कि साहब इसका ऑर्डर किसने किया, आपने किया या नहीं? केवल एक सवाल पूछ रहा है। इसका जवाब देने में अमित शाह जी को कितना देर लगनी थी? 20 तारीख से लेकर आज तक किस चीज का इंतजार कर रहे थे? और क्या कोई तथ्य बदल गए? क्या वो कोई जांच करा रहे थे क्या? एक। दूसरा, आपने ऑब्जर्व किया जो अभी बात कही कि राम मंदिर वाला जो मसला है, किरण रिजिजू से पूछा गया आज, किरण रिजिजू उस सवाल को लगातार टालते गए, लगातार टालते। इस पूरे सेशन में 20 तारीख के घटनाक्रम के बाद 21 तारीख की सुबह से लेकर के आज 10 तारीख तक 20 दिन हो गए पूरे। सारे विपक्ष ने एकजुट आवाज में 3 बातें कही। अमित शाह ये बताएं कि उन्होंने बच्चों पे पैलेट गन फायरिंग के आदेश दिए, हाँ या ना, केवल ये सवाल। ठीक। प्रधानमंत्री मोदी जी श्री राम प्रभु के मंदिर में चोरी, उसके लिए संसद को बताएं।
और जो बच्चों पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ 20 तारीख का, उसके लिए प्रधानमंत्री माफी मांगे। ये सारा काम ये कितनी देर का था? और इसके लिए डिमांड करने की जरूरत होनी चाहिए क्या? अगर आप वास्तव में फंक्शनल डेमोक्रेसी है तो डिमांड की जरूरत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी उस पैलेट गन फायरिंग से, उस आंसू गैस से, उस इलेक्ट्रिक, उस जो डंडे से पिटाई की, उससे 2 किलोमीटर के दायरे में थे। सब कुछ सोशल मीडिया पे है, सब कुछ वीडियोस हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में है, कलर्ड में है, जिस रंग में देखना चाहिए मोदी जी देख। होना तो ये चाहिए था कि सुओ मोटो 20 तारीख को ही करते, नहीं तो 21 तारीख को तो कर ही देना चाहिए था। मुझे आप एक लॉजिक, एक रीजन बता दो कि वो अब तक उन्होंने हाउस को नहीं क्यों नहीं चलने दिया, और अब ऐसी क्या परिस्थिति होगी कि अब वो आने को तैयार है? केवल एक चीज का जवाब, आप तो पुराने आदमी हो, बता अब क्या बदल गया? ये बात देश की जेनजी समझ रही है कि नहीं समझ रही? और ये आएंगे तो आप समझिए किस बात का इंतजार कर रहे थे। मैं फिर वही बात कहूंगा, आप रांची में कुछ हो जाए, देवर जस्ट वेटिंग फॉर दैट, और उसके ऊपर सारा काम चल रहा था। जैसे ही रांची में कुछ हुआ, तत्काल प्रभाव से घोषणा कर दी कि हम तैयार है। और कहा क्या, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक एक शब्द जो रिजिजू ने कहा, आपने दिखाया भी था पहले, कि हम देश के सभी अनेक हिस्सों में चल रहे छात्र आंदोलनों पर बात करने को तैयार है। हाँ। विपक्ष क्या मांग कर रहा है? विपक्ष केवल 2 लाइन पूछ रहा है, आपने ऑर्डर किया या नहीं किया? आपको क्या लगता है अमित शाह जवाब दे देंगे हाँ किया या नहीं किया? आज तक दिया है कोई जवाब? प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर में इतना सब कुछ हो गया, क्या जवाब दिया था? अविश्वास प्रस्ताव पे बहस थी, 2 घंटे ज्यादा बोले थे। तो आप जो कह रहे हो कि राहुल गांधी की चुनौती से कोई भी पहलवान मैदान में आ जाएगा, तो सामने वाला पहलवान तो होना चाहिए। पहलवान होगा तभी तो आएगा। जो केवल बयानवीर हो, जो केवल भाषणवीर हो, जो केवल सत्तावीर हो, जो केवल कुर्सीवीर हो, उसका क्या करिएगा? वो अपनी कुर्सी बचाए या आपसे पंगा ले आकर? बोलना अगले को नहीं आता, एक सवाल का जवाब देना सिखाया नहीं किसी ने, समस्या को स्वीकार करना सिखाया नहीं, समस्या का समाधान किसी ने सिखाया नहीं, सिर्फ लफाजी सिखाई है। आपके सामने आके खड़ा हो जाए, वो आप ये चाह रहे हो? आप सवाल पूछ पूछ के अगले को कर दो जो सारा। तो ये वक्त का पहिया होता है। आज ये वक्त का पहिया घूम गया है और ये बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो। और आज हालत देखिए आप देश में, 3 दिन पहले कैबिनेट सेक्रेटरी को एक्सटेंशन दी, होम सेक्रेटरी को एक्सटेंशन दी, आज ईडी डायरेक्टर को एक्सटेंशन दी। ये वैसे नहीं है, ये सत्ता में कायम रहने का एक और फार्मूला है। उससे देश की ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की का जो सत्यानाश हो जाए, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई क्यों काम करेगा? आप सीनियर हो, आप किस काम चीज के लिए काम करते हो? भाई मैं देश का कैबिनेट सेक्रेटरी बनूंगा, मैं होम सेक्रेटरी बनूंगा, मैं डिफेंस सेक्रेटरी बनूंगा, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी बनूंगा, और वहां पर लोग कुंडली मारे बैठे, फिर आप किस लिए काम करोगे? जाओ करवा लो इन्हीं से। तो ये जो देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम का, गवर्नेंस सिस्टम का, डिलीवरी सिस्टम का जो एक टाइम टेस्ट की चीजें चली आ रही थी, उनको एक एक करके तहस नहस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जिक्र करता है पोमेरियन कि भाई मोदी जी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? आप तो हर तीसरे कार्यक्रम में पूछ लेते हो कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे भाई साहब, मोदी जी पर्ची पढ़ के हिज एक्सीलेंसी बोलते हैं, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए? तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मोदी जी की नहीं है। मोदी जी की प्रॉब्लम कैसे हुई? मोदी जी ने आज तक कोई चुनौती स्वीकार की है? तो ये आपकी प्रॉब्लम है, राहुल गांधी की प्रॉब्लम है, उनकी तो नहीं है। ऐसी बातों को वो सुनते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पोमेरियंस को ये समझा रखा है कि इनको करने दो जो ये करे, मेरे तक ये सब बातें नहीं आनी चाहिए। तुम्हें वो करना है जो तुम्हें व्हाट्सएप पे बताया जाता है। आप कमाल देखिएगा, और मैं तो खैर टीवी कभी देखता नहीं, लेकिन जो मैं इस पे सोशल मीडिया पे जो चीजें आती है, एक ही दिन में किसी भी दिन का उठा करके आप प्राइम टाइम देख लीजिएगा, 10 चैनल मुख्य धारा के, सबके अंदर टॉपिक एक होगा, कंटेंट एक होगा। हाँ हाँ, इवन एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, जितनी भी चीज एक्सप्लिसिट जो कुछ भी, सारे का सारा से। कई बार वो टीवी न्यूज दिखाते हैं ना, वो तुम्हें क्या नाम, उसको मैं देखता हूं तो गजब है भाई, एक एक शब्द सेम है। तो मोदी जी ने एक अपना सिस्टम बना लिया, एक अपना चैम्बर बना लिया। उस चैम्बर से उनको बाहर आने की जरूरत नहीं है।
जब तक उनको इस मीडिया का संरक्षण है और जब तक उनको संविधान के स्तंभों का संरक्षण है। राहुल गांधी जो काम कर रहे थे 12 साल से, उसको लोगों ने समझा नहीं। वो मोदी के साथ साइमल्टेनियसली, हमेशा आपने देखा होगा, आरएसएस का नाम लेते हैं, देश में और कोई नेता नहीं लेता, क्योंकि आरएसएस का है ये प्रोजेक्ट। मोदी केवल एक माध्यम है, कल कोई और होगा, फिर कोई और होगा। पूरे के पूरे मुख्यमंत्रियों की सूची देख लीजिए, मंत्रियों की सूची देख लीजिए। कल एक व्यक्ति आया मेरे पास, प्रोफेसर था, उसने मुझे कहा कि हरियाणा में 5 मुख्यमंत्री हैं। मैंने कहा है, और जो सर्विंग मुख्यमंत्री है हरियाणा का, मैंने कहा जी कौन कौन, तो उसने सीरीज में बताया जो सर्विंग मुख्यमंत्री उसका 5वां नाम था, और जो 4 नाम लिए वास्तव में सुपर सीएम है, ऑल 4। तो ये काम भारत के संविधान में अलाउड नहीं था। और आज आप जब मोदी जी को और अमित शाह को देखते हो, तो उनको बतौर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मत देखिए। इस पूरे देश को उंगलियों पर नचाने वाले वो लोग हैं, जो जिसको आप डबल इंजन कहते हैं ना, वो डबल इंजन ये 2 ही है। स्टेट वालों के पल्ले कुछ नहीं किसी के। 22 की 22 स्टेट में किसी को देख लीजिए, सारे पर्चे से निकले हुए। तो राहुल गांधी जो चीजों को, इनकी फॉल्ट लाइन्स को एक्सपोज करते हैं कि दे डोंट हैव द करेज, दे डोंट हैव द गट्स, वो हिट यहां कर रहे हैं इनकी वल्नरेबिलिटी पे, इनकी फॉल्ट लाइन पे। और वो बता किसको रहे हैं? देश की जनजी को, देश के आम लोगों को, कि देखिए 56 इंची बने फिरते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। ये 56 इंची बने फिरते हैं, इनको एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होने में 21 दिन लग गए, विच इज ए फैक्ट। आप बताइए, इतनी बड़ी घटनाक्रम हुआ, मोदी जी के मुंह से एक शब्द निकला हो, 4 रील बना दी, 4, लेकिन एक शब्द कहा हो तो बताइए आप। कल बच्चों के साथ बॉक्सिंग के वो करा रहे थे, एक बच्ची को बता रहे थे कि जब भी जितने आंसू निकले वो गोल्ड मेडल गिर रहे थे। ये लफाजी एक चीज है आशीष भाई, मार्केटिंग के जरिए अपनी इमेज बिल्डिंग दूसरी चीज है, डिलीवरी तीसरी चीज है, और अपने आप को अपने प्रोमिसेस पे प्रूव करना चौथी चीज है। तो अगलों को एक आती है बस, गन पॉइंट पे मार्केटिंग, कॉर्पोरेट के जरिए। कॉर्पोरेट इनका, ये कॉर्पोरेट के, मीडिया इनका, ये मीडिया के, दैट्स ऑल, ओवर एंड आउट। उस परिस्थिति में कोई क्यों तो चैलेंज लेगा, क्यों सवालों के जवाब देगा? उसको पता है तुझे कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन अब इस जेनजी ने जो गदर मचाया है इनका, इस पूरे, जो राहुल गांधी ने जो किया वो एक पार्ट है, वो सतत तौर पर लगे रहे पूरे 12.25 सालों में आरएसएस और बीजेपी को साइमल्टेनियसली टारगेट करते हुए एक ही समय। आज वो काम जो वो कर रहे थे, पॉमेरियन नहीं करेंगे, लेकिन आज जेनजी का कोई भी ट्वीट, कुछ भी मीम, जो भी आपको अच्छा लगे उठा के देख लीजिए, रील। आज मोदी जी की हालत देख लीजिए उसी इमेज की। तो आने वाले दिन इनके लिए बहुत, इनको ये लगता है कि हमारी सत्ता है तो सब कुछ है। इनको तो ये लगता है ना कि सत्ता के इको चैम्बर में दे आर कंफर्टेबल। 8,500 करोड़ का जहाज लिया, विदेश घुमाए, 5-5 करोड़ एक दिन का खर्च कर दिया, 15-15 करोड़ का खर्च अभी जो पार्लियामेंट में बिल दिए, 15-15 करोड़ एक दिन में खर्च मोदी जी का। देखा होगा आपने वो पार्लियामेंट क्वेश्चन, 184 करोड़ रुपए खर्च सब गरीब माँ अपना के बेटे। है, अपना आप कैसे थोड़ा खर्च किया, आपने खर्च किया है। लेकिन 2-3 पॉइंट जितना अभी चर्चा हुई, एक तो मैं आज से अपने लिए भी सोच रहा हूं और आपको भी निवेदन है, संवैधानिक स्तंभ शब्द का इस्तेमाल हम लोग न करें कि सब इनको संवैधानिक स्तंभ पे इनकी सत्ता टिके, नहीं नहीं। अब स्तंभ के बजाय खंभे बोला करिए, खंभे। खंभे और स्तंभ लोग कहेंगे एक है, लेकिन इसमें बहुत बारीक अंतर है। और मैं अभी सोचा जब हेमंत भाई बोले कि स्तंभ, स्तंभ हमारे गौरवशाली अतीत का साक्षी होता है। स्तंभ, कोई भी स्तंभ आप चलिए, ये सारनाथ का स्तंभ, अशोक स्तंभ, जितने हैं, हमारे गौरवशाली अतीत का साक्षी होता है स्तंभ। और खंभे जो है ना, वो खंभों पे कपड़ा भी सुखाया जाता है। खंभों मतलब खंभे सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट सिस्टम होते हैं। खंभा सपोर्ट सिस्टम होता है और स्तंभ गौरवशाली इतिहास का साक्षी होता है। तो यह स्तंभ नहीं है, यह स्तंभ जब गौरवशाली इतिहास और गौरवशाली संविधान के ये साथी थे, उसके साक्षी थे, तब ये सब स्तंभ थे। और अब सिर्फ अब खंभे रह गए हैं। ये खंभे हैं, और खंभे कभी भी, स्तंभ अक्षुण होते हैं, खंभे कभी भी कोई बरसात में गिर सकते हैं, ढह सकते हैं। तो एक तो खंभे, दर्शकों से भी मैं कह रहा हूं, मेरी बातों पे आप सहमत होंगे तो खंभे बोलिए इनको। दूसरी चीज,
झारखंड की चर्चा बार बार हेमंत भाई करते रहे, मैं तो लाऊंगा, आप नहीं सोचते हुए भी लाऊंगा। झारखंड में आज के भी सारा, मैं पहले से जब 15-10 दिन से मेरे पास सारे चीजें वहां से आ रही हैं, आज का भी पुलिस वाले नहीं, पुलिस की वर्दी में नाचते हुए लोगों को पकड़े गए हैं वहां पर। पुलिस की वर्दी में बैरिकेडिंग उठा के ले जा रहे थे और वहां पर बैरिकेडिंग पर नाच रहे थे पुलिस की वर्दी में। ये छात्र नहीं थे। पुलिस की वर्दी में आपने जंतर मंतर पर पुलिस की वर्दी में उत्पात मचाते किसी को देखा क्या? जंतर मंतर पर जितने उत्पाती थे वो रुमाल से मुंह बांध के आए थे और भाग गए थे उत्पात कर। यहां पुलिस की वर्दी में थी, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, हेमंत सोरेन ने, मतलब अब उस विषय पे हम नहीं जाएंगे, बहुत सारी डिमांड्स मांगी, गिरफ्तारी कर ली, सब तो गिरफ्तार कर लिया भाई। जेपीएससी का चेयरमैन अध्यक्ष होता है, उसने गिरफ्तार कर लिया है। उसमें बहुत सारे ऐसे भी पकड़े गए हैं। और छोड़ दीजिए, जो जेपीएससी सुधार समिति जो का संयोजक है ना हेमंत भाई, इस आंदोलन में आंदोलनकारी बच्चों का जो मोर्चा है, उसका जो संयोजक है, उसका ऑफिशियल बयान आ चुका है वो। और ऑफिशियल बयान हेमंत सोरेन ने केबिन में खड़ा करके नहीं रिकॉर्ड करवाया, एएनआई पे आया है भाई, मोदी की एजेंसी। अब उन्हें पता नहीं था, उसने बोल दिया। उसने बताया कि आंदोलन में हमारे अराजक लोग कुछ घुसा दिए गए हैं, वो घुसा करके इस आंदोलन को कुछ इसके साथ गड़बड़ करना चाहते हैं, इनको पहचानना पड़ेगा। और सरकार से निवेदन किया है हेमंत सोरेन से कि इनको पहचान के भैया बाहर करो, हमारा आंदोलन, हम आपसे टकरा रहे हैं, आपको भी पता है क्यों और हमें भी पता है क्यों, और उनकी मांगे वाजिब हैं। हेमंत सोरेन को झुकना पड़ेगा, मैं ये भी कह रहा हूं। लेकिन वो कह रहा है कि इनको बाहर करने तो ये तो आंदोलन का हमारा सत्यानाश करवा देंगे, हम जीतेंगे क्या, मारपीट हो जाएगी, खून खराबा हो जाएगा, सब हम चौपट हो जाएगा, इतने मेहनत की हमने। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम उस पर भी नहीं। और अमित शाह सिर्फ इसी का वेट नहीं कर रहे थे, ये पता था कि आज मार्च है तो इस मार्च में क्या क्या हो सकता है, ये तो था। लेकिन इसके साथ मैं एक और बात कहूंगा, हाँ ना में जवाब दीजिएगा जरूर हेमंत भाई। बारात में कभी नाचे हैं? बारात जब जाती है तो दूल्हे के पीछे नाचे हैं कि नहीं नाचे हैं? डांस किए कि कभी नहीं? नहीं। वो तो परंपरा है, एक सब जगह है, कोई खास बात हाँ नहीं, उसके किए। अंदर अच्छा, आजादी तो भी करता किए तो हो सकता है ना नोटिस कर पाए हो। अगर ना बोलते आप तो आप पक्का नोटिस किए होते हो, क्योंकि मैं नहीं नाच पाता तो मैं किनारे खड़ा हो खाली नोटिस किया हूं। जब बारात में नाचते हैं लोग, तो खासकर दूल्हे के घर वाले, खास रिलेटिव्स, वो बेचारे तैयारी व्यारी भी किए रहते हैं, नाचेंगे, कौन सा गाना लगवाना है, डीजे वाले बाबू ये लगाओ, ये नाचे उच्चे करते हैं, वो खूब नाचते हैं, उसी में सारा मेहनत उनकी होती है। एक ऐसा आदमी आता है नाचने के लिए जब बिल्कुल बारात लगने वाली होती है द्वार पूजा पर, तब एक कोई ऐसा उसमें घुसता है, वो दूल्हे का बहुत करीबी मित्र नहीं होता, वो परिवार का नहीं होता, वो किसी दूर से दूर का आया हुआ होता है और उतने देर तक कुछ और काम कर रहा होता है। वो बिल्कुल द्वार पूजा के जस्ट पहले आता है और इतने जोर से नाचता है कि कईयों के पैर पर वो जूता रख के रगड़ देता है, कईयों पैर कुचलता है, मार कूद कूद के एकदम नागिन ओगिन बन के, सपेरा बन के लौटता है सड़कों पर, सब करता है, ठीक है, कूद के। जब शादी के बाद सीडी देखते हैं दूल्हा पक्ष वाले और दुल्हन पक्ष वाले, और दोनों घर बैठ के देखते हैं, तो आखिर में सब माथे फाथ फेरते हैं, ये है कौन? सारा फुटेज तो इसका है, सारा फुटेज वो खा चुका होता है, क्योंकि कैमरामैन वगैरह सबको लगता है यार नाच तो यही रहा है बेचारे, अब तक तो सब तो हिल रहे थे, तो सब उसको बनाते हैं और एडिट करके दे देते हैं। सब कहते हैं ये कौन है, पूरा सबकी तैयारी, पता चला दूल्हे की बहन नहीं दिख रही है, दूल्हे की भाभी नहीं दिख रही है, वही सब फुटेज लेके चला गया। और शादी हो चुकी होती है, खत्म, दोबारा तो नचवाया नहीं जा सकता कि दोबारा डांस करो, दोबारा शूट कर लेते हैं। तो यह भी एक रणनीति है, इसको भी समझना होगा, मोदी और शाह की रणनीति। 20-22 दिन से लटकाए हैं, अब द्वार पूजा के कगार पर है, मानसून सत्र खत्म होने जा रहा है, ठीक है। तो ये आएंगे, और कैमरामैन कौन है? वो स्पीकर के आसन पर है, फुटेज उसको बनाना है, आएंगे, चिल्लाएंगे, झूठ सही सब फेंक के चले जाएंगे। और रिलीज कहां होना है वो सीडी? गोदी मीडिया पर, वहां दिखाया जाएगा पूरा डांस सबका बेकार है, अकेले अमित शाह नाचे, अकेले डांस देखिए, लो उसके बाद आप कर लो कुछ जो करना है। देश भर में वही सीडी देखी जाएगी कि आखिर में आए, माहौल बना
चला गया आदमी, सबकी धज्जियां उड़ा दिया। ये भी एक रणनीति है, आप ध्यान रखना। ये सत्र खत्म हो जाएगा। अब यही अगर 25 को आते और बयान दे देते तो 25 से 13 तारीख तक बहुत दिन था, जो जो बोलते रोज सदन में उसकी बाल खाल निकाल दिया जाता, सदन खत्म हो जाएगा। तो ये आखिर में आए हैं, जितने जायज और वाजिब जो लोग सीखे हुए डांस कर रहे थे सबको किनारे करके उछल कूद मचाने। यह भी एक टैक्टिक्स। तो इनको मौका मत दो, घेरा बना लो, मौका मत दो। अब आखिरी कमेंट। नहीं, देखिए, ये सारी की सारी रणनीति अपनी जगह हो सकती है, बाकी सारी चीजें अपनी जगह हो सकती है, लेकिन दे स्टैंड ट्रूली एक्सपोज्ड। आज मोदी और शाह कुछ भी करते रहे, देखिए अंधभक्तों की मैं नहीं कह सकता, इडियट्स बताए थे उनकी मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके अलावा जितने लोग हैं उन सब के लोग बीच लोग इनकी एक इमेज ये चली गई कि यार ये तो जो कह रहा है ये बात तो सारी सच कह रहा है। बच्चों के साथ जो बर्बरता हुई उस पर क्यों नहीं बोले आज तक। कमाल देखिए ना, आप केवल इसको उल्टा करके देखिए कि कांग्रेस की सरकार होती, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार होती और बीजेपी के लोग क्या गदर मचाते, 2 रुपए 10 रुपए सिलेंडर पे बढ़ जाया करते, पूरे देश में आफत मचा दिया करते। आज क्या परिस्थिति है। एक सांसद तो ये बोला कि पेट्रोल तुम्हारा बाप बनाता है क्या जो शुद्ध पेट्रोल मंगवाए। हाँ, E20 को लेकर के आप कल्पना कीजिए, इनकी मक्कारी, इनकी धूर्तता का स्तर वो है जिसकी कोई परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। कहता है कि पेट्रोल मतलब भूटान को सारा तेल भारत से जाता है, 100% पेट्रोल। ठीक, भारतीयों को कहता है कि तुम्हारा बाप पैदा करता है कि जब पेट्रोल भारत में होता ही नहीं तो यही मिलेगा, जाओ। उस आदमी को ना तो ये परवाह कि अगली बार चुनाव लड़ना है, पूरे देश में तेरी इमेज क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको ज्ञानेश गुप्ता पे पूरा भरोसा है। इनको सारे सिस्टम के लिए जो तबाही की है, मुझे लगता है इनको अब आने वाले दिनों में, मैं हमेशा आपसे पहले भी कहा करता आशावादी आदमी हूं, अब भी मुझे लगता है कि इनको अब टू अकाउंट होल्ड करने का समय बहुत तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा है और ये उसी बात से घबराए हुए, बहुत भयंकर तौर पर घबराए हुए थे। अब आज से ही प्रोपेगेंडा मशीनरी, वो जो आपकी पोमेरियन चैनलों की संपादक है, वो पता क्या लिख रही है अभी, जैसे ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि स्टेलमेंट विल कंटिन्यू, अपोजिशन अड़ गया है, मोदी शाही है। तो डेरेक ओब्रायन ने कहा कि यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। हम जो ये 3 बातें राहुल गांधी ने कही, ये पहले दिन से यही 3 कह रहे, इसके अलावा हम कुछ कह ही नहीं रहे। कहे नहीं है। हाँ। तो ये जो पोमेरियंस जितने हैं आशीष भाई, ये इनकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी। इनकी हालत क्या है वो भी आप देखते जाइए। अभी आपने देखा ना, एक माई लॉर्ड थे, कहीं भाषण देने जाना था, परंपरा थी, बच्चों ने लिख के दे दिया कि हमें नहीं चाहिए, उनके हाथ से डिग्री नहीं लेनी। नंबर आ गया नंबर। मीडिया का रोज देखते हो, जंतर मंतर पे देखा, किसान आंदोलन में देखा, हर जगह देखते हो। तो जो जो खंबे, आपने बिल्कुल सही कहा, वो शब्द में सहमत हूं उससे, वो सारे खंबे ये अकेले एक्सपोज नहीं होंगे, ये उन सारे खंभों को भी एक्सपोज करके जाएंगे जो 12.25 साल से इनकी सत्ता को कायम किए हुए। याद रखिएगा। चलिए इंतजार कीजिए अगले खबर का, वो भी लेके आएंगे। हालांकि डेरेक ओब्रायन ने बहुत बढ़िया कहा कि यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, लेकिन आगे आप देखिएगा वो दिन मुझे नजर आ रहा है जब ये एंकर पलट के जवाब देंगी, या आई एम नॉनसेंस, आई एम टॉकिंग नॉनसेंस, हु आर यू टू स्टॉप, हु आर यू, I will carry on with आई this. विल, आई एम नॉनसेंस, आई एम टॉकिंग नॉनसेंस। कौन हो भाई तुम रोकने वाले, जाओ। हमारा नॉनसेंस ही तो हमारे मालिक को पसंद है, हमारा आका वही तो इस पे देखा है हमें कि हम सब नॉनसेंस हैं, यही एलिजिबिलिटी हमारी है, उसके लिए रखा है, हमको रोकने आ रहे हो। चलिए इजाजत दी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।